हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 आईटीएससी का, जो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, हमने बाकी के चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और इस चैप्टर के भी नोट्स हैंड रिटन वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा सही से समझने के लिए। मैंने बहुत सी मेमोरी टेक्निक इसमें यूज की हैं, लेकिन अगर आप वीडियो ये क्लास पूरा देखेंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। इस चैप्टर की वेटेज है हमारी 8 से 20 मार्क्स तक की। जी हाँ, ये कई अटैम्प्ट में 20 नंबर तक का जो है एग्ज़ाम में आ चुका है। तो कम से कम ये 8 नंबर का तो हर बार आता ही है। और इसकी क्लास मैक्सिमम 1 घंटे की जाएगी, और 1 घंटे में अगर आप सही से रिवाइज करते हैं तो ये आप 8 से 20 मार्क्स जो है अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। तो ईआरपी से पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक सी। जैसे आपने पहले एक फ़ीचर फ़ोन आते थे, अभी भी आती हैं, लेकिन अब हम लोग उनका यूज बहुत कम करते हैं। तो फीचर फ़ोन में कुछ फीचर फ़ोन पहले क्या काम करता था, सिर्फ कॉलिंग का और या एसएमएस का, या फिर एक दो उसमें गेम होते थे स्नैक वाले या छोटे मोटे। उसके बाद हमने क्या काम करा, हमने कुछ एप्लीकेशंस डाल दी फीचर फ़ोन में, और उसमें कुछ और एप्लीकेशन डाल दी, तो वो फ़ोन क्या बन गया, स्मार्टफोन। यानी कि फीचर फ़ोन प्लस एप्लीकेशन, इट बिकम्स स्मार्टफोन। एप्लीकेशन में क्या क्या आ सकती है हमारी, टच स्क्रीन, व्हाट्सएप, फेसबुक, कैमरा, और मतलब काफ़ी टाइप की गूगल सर्च, मैप, इस टाइप की बहुत सारी एप्लीकेशन डाल दी हैं। तो ये फ़ोन बन गया हमारा स्मार्ट। और वैसे ही बात करें ईआरपी की, तो ईआरपी से पहले हमारे पास एक और सिस्टम था, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट, ईआरएम। ईआरएम को ही हम ईआरपी बोलते हैं। जो ईआरपी का फर्स्ट वर्जन था, जब ईआरपी का इन्वेंशन हुआ था, तो इसका नाम था एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन फीचर फ़ोन की तरह जैसे जैसे इसमें एप्लीकेशंस ऐड की गई, तो इसका नाम हो गया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। यानी नाम से ही पता लग रहा है, एंटरप्राइज यानी बिजनेस के रिसोर्सिस को प्लान करने वाला। प्लान का मतलब कि जिस तरीके से आप उसमें फीड कर देंगे कि भाई हमारा मटेरियल इस टाइम पे जाना चाहिए, हमारे मटेरियल का ऑर्डर इस लेवल पे चले जाना चाहिए, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन वालों को मैसेज इस ऑर्डर पे आने के बाद चला जाना चाहिए। तो ये सिस्टम जैसे जैसे आपने फीड किया हुआ है उस तरीके से ही आपके रिसोर्सिस को प्लान करेगा, यानी कि मैनेज करेगा उनको। तो ये होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है, वो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मैनेज ऑल बिजनेस ऑपरेशंस इन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये क्या करेगा, ऑल बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करेगा इन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर सभी ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए कैपेसिटी है। यानी कि वो सेल्स को भी मैनेज कर लेगा, मार्केटिंग को भी, प्रोडक्शन को भी, ट्रांसपोर्टेशन को भी, और एचआर को भी। तो इस तरीके से वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। यानी हमें अलग अलग से सिस्टम नहीं लेने कि भाई मार्केटिंग के लिए ये ले लो, प्रोडक्शन के लिए ये ले लो, मार्केटिंग के लिए ये ले लो, एचआर के लिए ये ले लो। तो अलग अलग से हमें नहीं लेने, हमें एक सिस्टम ले लिया जिसमें सारे मॉड्यूल अवेलेबल हैं, और उससे हम बिजनेस मतलब प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेज ऑल ऑफ ए कंपनीज असेट्स एंड रिसोर्सेज। यानी कि ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंपनी की सभी असेट्स और रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है। एग्जाम्पल दिया गया है जो इसके असेट्स होंगे उनका और रिसोर्सेज का। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा हो गया, फाइनेंस को ही मैनेज कर सकता है, सेल्स को, मैन्युफैक्चरिंग को, इन्वेंट्री या स्टोर मैनेजमेंट हमारा है, एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स को भी, कि भाई कौन से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है, उसको रखना चाहिए, उसको रिटेन करना चाहिए कंपनी को, या उसको निकाल देना चाहिए, और कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने % की वैकेंसी निकलनी है, इसका जो है
अनुमान भी हम इस सिस्टम के द्वारा लगा सकते हैं। यानी सिस्टम बताएगा कि आपका ये काम जो है 4 एम्प्लॉय करेंगे, आपका 3 एम्प्लॉय हैं तो आप एक और एम्प्लॉय को हायर कीजिए। तो इस तरीके से ये काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम देखते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईआरपी। ईआरपी के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि ये ईआरपी जो हमने बनाया है ये हमें क्या हेल्प करेगा, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो देखते हैं इससे क्या हो सकता है। इससे इजी एक्सेस टू डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी इसके द्वारा हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे अगर किसी कंपनी में ईआरपी हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसके अंदर हमारा इंटरनेट भी होगा, जो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ गए हैं। इंटरनेट यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल को कंटेन कर सकता है और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय या उसके पार्टनर आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ईआरपी के अंदर इंटरनेट भी होगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की कोई डिटेल मुझे देखनी है, मैं अपना चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मुझे मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल देखनी है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में लाइसेंस वगैरह कौन से थे, कब लिए गए, तो मैं ईआरपी सिस्टम पे अपने लॉगिन करूँगा और उस इंफॉर्मेशन को ले सकता हूँ। सेकंड ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेशन ऑफ पेपर वर्क एंड फॉर्म वेयर फीसेबल, यानी कि एलिमिनेशन का मतलब निकाला गया पेपर वर्क को और फॉर्म जो पहले फाइल होते थे उस वाले वर्क को निकाल दिया गया जहाँ जहाँ पॉसिबल है। यानी जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ से पेपर वर्क और फिजिकल फॉर्म भरने वाले वर्क को निकाल दिया गया, जिससे क्या होगा, जिससे भाई हमारा पेपर बचेगा, यानी कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव है इन्हेंसमेंट इन प्रोडक्टिविटी, यानी कि जब हमारा ज़्यादातर काम सिस्टम करेगा तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी उन्हें ज़्यादातर डाटा याद रखना नहीं पड़ेगा, उन्हें जैसी कोई डाटा चाहिए वो उन्हें ईआरपी में लॉगिन करके मिल जाएगा। उन्हें कोई भी डाटा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी कि भाई हार्ड डिस्क लेकर जाओ, ये लेकर जाओ, यानी कि उनका जो बर्डन है, टेंशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपना फोकस जो है 100% कंपनी के काम के प्रति कर पाएंगे और कंपनी की मशीन को भी अच्छे से चला पाएंगे। अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो जिससे क्या होगा, हमारी इन्हेंसमेंट यानी बढ़ गया प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये है सपोर्ट ऑल वेरिएशन ऑफ बिजनेस, ये कह रहा है कि ये सभी तरह के बिजनेस में यूज किया जा सकता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग में, डाटाबेस में, कंसल्टेंसी में, तो इस तरीके में सभी तरह के बिजनेस में हम ईआरपी को यूज कर सकते हैं। यानी ईआरपी हर तरह के बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, 4 से 5 नंबर का, जिसमें 4 पॉइंट सिंपल से इजी एक्सेस टू डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, पेपर वर्क को एलिमिनेट कर दिया जहाँ जहाँ पॉसिबल है, प्रोडक्टिविटी भैया इंक्रीज हो जाएगी अगर हम ये काम कर लेते हैं, और ये सभी तरह के बिजनेस को जो है सपोर्ट करता है। उसके बाद देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं ईआरपी लगाने के। तो ईआरपी सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए भाई, पहले ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि आसानी से हम यूज कर सकें, एक बिना टेक्निकल वाले बंदे को भी ये ईजिली समझ आ जाए। जैसे ही अगर देखो, अगर हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं freelancer.com या जीएसटी की वेबसाइट पे, तो कम से कम जीएसटी की पे भी जाके अगर हम CA/CS या अकाउंटेंट हैं या एक, उनको तो समझ आ ही जाएगा। लेकिन अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन इस फील्ड की है ही नहीं है, मैंने बीटेक किया हुआ है, अगर मैं जीएसटी की वेबसाइट पर जाता हूँ तो मुझे ईजिली क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लॉ क्या है जीएसटी का, ARN कैसे चेक होता है, यानी काफ़ी चीज़ों की जानकारी आराम से मिल जाएगी। उसी तरीके का यह सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि मैं ईजिली 10-15 मिनट लगा के आसानी से समझ सकूँ काफ़ी चीज़ों को। इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन को एक साथ सभी डिपार्टमेंट की इसमें मिल जाती है, ये भी एक बेनिफिट है। जैसे HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सभी की इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। ईजी रिपोर्टिंग, जो ERP का मेन काम होता है वो होता है रिपोर्टिंग करना, यानी मार्केटिंग कितनी हुई उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, मार्केटिंग में कितना खर्चा आया और उस मार्केटिंग की वजह से कितनी हमारी सेल इंक्रीज हुई है, और HR डिपार्टमेंट में कितने लोगों ने क्या क्या काम परफॉर्म किया है,
और कितने लोगों ने इफेक्टिवली काम परफॉर्म किया है। तो ये क्या करेगा, कैन जनरेट रिपोर्ट फॉर ईच वर्क, हर काम की रिपोर्ट जनरेट करेगा, ऑटोमेटिकली कर देगा। और भैया जो हमारे इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड हो जाएंगी, इजी रिपोर्टिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। रिड्यूस्ड इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री को देखो जैसे ही हमारा लेवल आया, यानी कि ऑर्डरिंग लेवल आया जहाँ से हमें ऑर्डर करना है, तो हमें ना ही कोई टेलीफोन कॉल करनी है, ना ही कोई हमने एम्प्लॉय बिठा रखा है कि भाई तुम बैठो तुम्हें ये कॉल करनी है। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम देखेगा कि ये लेवल ऑर्डरिंग लेवल तक इन्वेंट्री स्टॉक पहुंच चुका है, तो ये ऑटोमेटिकली ही ऑर्डर के लिए बोल देगा जो भी इनका सप्लायर है। तो यानी इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी कम हो गई है। इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस, देखो जब इन्वेंट्री अपने आप ऑर्डर हो जाएगा तो जो भी हमारा स्टॉक आना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एम्प्लॉय सही से काम करेंगे तो हमारी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। लोअर ट्रेनिंग कॉस्ट, भाई ईआरपी में जो है अगर यूजर फ्रेंडली है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, तो हमें एक बार हम ट्रेनिंग दे देंगे तो सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन की कैसे लेनी है ईआरपी से, ये हम एम्प्लॉय को एक ही बार में बता देंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट बार बार बताने की जगह एक बार हो जाएगी तो कम हो जाएगी। इंक्रीज्ड सिक्योरिटी, भाई ईआरपी बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होती है, इसमें अगर आपकी ऑथेंटिक लॉगिन है कंपनी के आप कोई एम्प्लॉय या पार्टनर या उस तरीके के हैं तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी इसमें है वो सिक्योर है, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, एक्सेस नहीं कर पा सकता। तो बेनिफिट इसके क्या हो गए, यूजर फ्रेंडली है, इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेटेड वे में हम ले सकते हैं, रिपोर्टिंग करता है इजीली और जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो गई है, बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है, ट्रेनिंग कॉस्ट हमारी लोअर हो गई है और सिक्योरिटी इसमें काफ़ी अच्छी है। अब देखते हैं बेनिफिट हो गए, लिमिटेशन ऑफ ईआरपी, ईआरपी की क्या क्या कमियां हैं। तो इसमें देखते हैं हाई एनुअल चार्जेज और मेंटेनेंस, यानी कि जब भी आप ईआरपी लगाएंगे ना तो आपको क्या करना होगा, आप वन टाइम परचेज नहीं करेंगे, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जाती है एनुअली, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अकॉर्डिंग कॉस्ट होती है। यानी ये लाखों में भी हो सकती है कि भाई 1 लाख रुपए पर ईयर, 5 लाख भी हो सकती है या करोड़ में भी हो सकती है। अगर टाटा या रिलायंस इसको लेती हैं तो करोड़ों में उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, क्योंकि उनका वर्क एरिया उतना ही बड़ा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें टाटा की, टाटा मोटर्स की तो कितनी ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट होगी, भाई इतनी चीज़ों को मैनेज भी करेगी ना ये। तो ये है नेक्स्ट लिमिटेशन है, डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन रनिंग बिजनेस। देखो अगर हमारा बिजनेस रनिंग है बिना ईआरपी वाले सिस्टम में, तो हमें क्या करना होगा, हमें सारे डाटा को कन्वर्ट करना होगा और ईआरपी में डालना होगा और हमारी पहले वाले सिस्टम की कॉस्ट ख़राब हो जाएगी। यानी कि जो रनिंग बिजनेस हैं उनमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ईआरपी को लगाना। लेकिन अगर हम अपनी कंपनी नई शुरू कर रहे हैं, जैसे अभी कंसल्टेंसी फर्म हमने शुरू की है, तो अगर हम इसमें लगाते हैं ना, तो इसमें अभी शुरू ही की है हमने, भाई हमने जब पहली बार ही डाटा बनाएंगे तो ईआरपी में डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है इम्प्लीमेंट करना स्टार्टिंग बिजनेस में इंस्टेड ऑफ रनिंग में। रनिंग में भी लग जाता लेकिन दिक्कत आएगी आपको। थर्ड लिमिटेशन है कस्टमाइजेशन इज प्रॉब्लमेटिक। ये कह रहा है कि इसमें ना हर चीज़ के स्टैंडर्ड बने होते हैं, लेकिन कस्टमाइज आप कर सकते हो। कस्टमाइज का मतलब है कि कुछ चीज़ों का डिज़ाइन अपने हिसाब से कराना। तो अगर आप ज़्यादा कस्टमाइज़ कराएंगे तो ये ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। थोड़ा बहुत कर सकते हो 19-20, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इसमें सिस्टम में है कि भाई इतने टाइम में ही ये रिपोर्ट देगा, है ना, इतने एम्प्लॉय इस इतने काम के लिए हायर करेंगे, इस स्टेट पे ये ऑर्डर दे देगा इन्वेंट्री के लिए। इस तरीके के इसमें स्टैंडर्ड फिट होते हैं। कटिंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग, है ना, तो ये कह रहा है कि भाई ट्रेनिंग जो हमारी वो भी देनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी एक एक्सपेंसेस वन टाइम बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉई नॉन ईआरपी वाले सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो चेंज को इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। रेजिस्टेंस का मतलब है मना करना चेंज के लिए।
यानी जो एम्प्लॉय हमारे ऑलरेडी हैं, खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो बड़ी पोस्ट पर होती हैं, वो नहीं चाहते कि यार जो सिस्टम चल रहा है उससे हम अलग हट के काम करें, चेंज करें। उसके बाद फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे इसमें इम्पोर्टेंट हैं, 5-6 इसमें क्वेश्चन हैं जो कोई सा भी हर बार आ जाता है, यानी 2-3 तो आते ही आते हैं। तो आपको पूरा वीडियो ये देखना होगा आपको 10 से 12 मार्क सिक्योर करने के लिए। स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी लगाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। देखो ईआरपी से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अगर मैं एक फ़ोन परचेज करना चाहता हूँ या लैपटॉप परचेज करना चाहता हूँ, तो मुझे देखना होगा मैं किस तरीके का फ़ोन परचेज करूँ। यानी कि मुझे देखना होगा कि मेरा काम कैसा है, मैं 2 GB रैम वाला लूँ और 16 GB रोम वाला लूँ, या 332 वाला लूँ, या 464 वाला लूँ, 4 GB रैम और 64 GB रोम। तो मुझे ये देखना होगा पहले। अगर मुझे लगता है कि भाई मेरा काम जो है अच्छा खासा होता है, मैं उसमें अपनी एक्सेल भी खोल लेता हूँ, उसमें अपनी बहुत सारी फाइलें भी रख सकता हूँ, है ना। मैं उसमें अपना यूट्यूब भी, फर्स्ट फेसबुक, इंस्टा, यानी 10-12 एप्लीकेशन में चलाता रहता हूँ। मैं मुझे पबजी भी खेलना, मुझे गेमिंग एप्लीकेशन भी रखनी है ना, मुझे अकाउंटिंग का अपना काम भी कर लेना है। तो मुझे रैम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 4 GB या 6 GB वाला रैम का होना चाहिए। तो ये मेरी नीड है। मुझे कितने GB रैम चाहिए, 6 GB और 64 या 128 GB रोम वाला। तो ये क्या है, मेरी नीड है। यानी मैंने नीड को पहले अपनी नीड देखी खरीदने से पहले कि मुझे कितने की ज़रूरत है ना। उसके बाद में भाई मैं आगे प्रोसीड करूँगा। तो ईआरपी के लिए भी हम पहले क्या करेंगे, नीड असेसमेंट, यानी हम देखेंगे आइडेंटिफाई द कंपनीज नीड, कंपनी की क्या क्या ज़रूरतें हैं ईआरपी लगाने के लिए, है ना। वाई ईआरपी क्यों लगाना चाहिए, क्या क्या ज़रूरतें इसको ईआरपी की पड़ सकती है। जैसे मुझे फ़ोन, मेरे पास अभी भी फ़ोन होगा, है ना मेरा, लेकिन मैं 6 GB और 128 या 64 रोम का क्यों लूँगा फ़ोन, क्योंकि मेरी ज़रूरत उसके हिसाब से है। तो वैसे ही कंपनी को पहले, कंपनी की हमें नीड देखनी है। उसके बाद क्या करना है, हमें एक स्पेशलिस्ट की टीम हायर करनी है। हायर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल फॉर गाइडेंस बिकॉज मैनी ऑर्गेनाइजेशन लैक्स इंटरनल एक्सपर्टाइज। ये कह रहा है कि हमें ईआरपी के एक्सपर्टाइज स्पेशलिस्ट टीम हायर करनी है जो हमें गाइडेंस देंगे कि भाई तुम्हें किस तरीके का ईआरपी तुम्हारे बिजनेस के लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा खरीदना चाहिए, क्या उसकी कॉस्ट रहेगी और कैसे उसको इंस्टॉल करना है। तो ये टीम उसमें गाइड करेगी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी के पास इंटरनल टीम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद करते हैं सिस्टम सिलेक्शन। देखो हमने सिस्टम सिलेक्शन में सिलेक्शन इज राइट ईआरपी सॉल्यूशन, यानी सिलेक्शन ऑफ राइट ईआरपी सॉल्यूशन, हमें एक सही ईआरपी को सिलेक्ट करना है खरीदने के से पहले। इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, यानी सिलेक्शन बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। प्रिपेयर फॉर चेंज, कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर to their employees for change because ERP system can major change for company। कह रहा है कि प्रिपेयर फॉर चेंज, यानी हमें अपने एम्प्लॉय को ERP इंस्टॉल करने से पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई हम ERP लगाने जा रहे हैं और तुम्हारे जो काम करने का तरीका है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और इस तरीके से होगा। तो अगर एम्प्लॉय एग्री नहीं है ईआरपी पे आने के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें आ सकती है। इसलिए हमें अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करके उन्हें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। डाटा प्रिपरेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने करंट डाटा जो उसका एनालाइज करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा डाटा कन्वर्ट करने की ज़रूरत है न्यू सिस्टम के लिए। यानी पहले डाटा को एनालाइज करेंगे, कितना डाटा है, कौन कौन सा डाटा रेलिवेंट है और कौन सा रेलिवेंट नहीं है, यानी जिसको हम छोड़ सकते हैं ईआरपी में बिना डाले। अगर 50 साल से कोई कंपनी चल रही है तो भाई पिछले सालों का उसका स्टार्टिंग का डाटा ले लो, 1-2 साल का, बीच का डाटा छोड़ सकते हो आप। तो इस तरीके से डाटा को एनालाइज करना है, कौन सा डाटा काम का है कौन सा नहीं है, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे न्यू सिस्टम के लिए। तो डाटा की हम प्रिपेयर कर लिया भाई, ठीक है। उसके बाद इतना काम हो गया, यानी हमने असेसमेंट नीड कर ली, यानी क्या कंपनी को ज़रूरत है, स्पेशलिस्ट टीम हायर कर ली है, सिस्टम का सिलेक्शन कर लिया है,
एम्प्लॉय को प्रिपेयर कर दिया है और डाटा की हमने प्रिपरेशन कर ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईआरपी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यह आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट 5 स्टेप्स इट्स टाइम टू लॉन्च द न्यू सिस्टम। हम न्यू सिस्टम को लॉन्च कर देंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद है टेस्टिंग। देखो जैसे ही हमने कोई चीज़ लॉन्च की है उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग। टेस्ट इज़ द की फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, यानी उसके बाद करेंगे जिस तरीके से हमने इसमें लिखा हुआ था, इसकी मेजर गाइडलाइन थी, ये उसी तरीके से काम कर रहा है या नहीं। देखो ये जो स्टेप है ना, ये हेडिंग मैंने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं, तो आप कोई चिंता ना करें। आप अगर ये नोट्स भी अपने कंप्लीट कर लेते हैं ना मेरे सारे क्लासेस, तो गारंटी है आप 100% पास हो जाएंगे एग्जाम में विद गुड मार्क्स। 60-70 मार्क्स तक आप सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने टेस्टिंग के बाद हमने क्या करा भाई, ट्रेनिंग। यानी आफ्टर सिस्टम इज कॉन्फ़िगर्ड यू नीड टू ट्रेन द एम्प्लॉय ऑन हाउ टू यूज द न्यू सिस्टम। पहले हमने क्या करा था, एम्प्लॉय को प्रिपेयर करा था कि भाई तुम तैयार हो। मैंने पूछा हाँ जी तुम तैयार हो ईआरपी के लिए, उन्होंने बोला यस सर वी आर रेडी और हम काम कर सकते हैं ईआरपी पे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने डाटा प्रिपेयर किया और ईआरपी को इम्प्लीमेंट कर दिया, टेस्ट किया। मैंने कहा ठीक है तुम तैयार थे ना पहले, उन्होंने कहा हाँ सर हम तैयार थे। मैंने कहा आइए अब हम तुम्हारी कराते हैं ट्रेनिंग। तो उनको सिखा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गो लाइव, यानी अब मेन काम हम कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं। यूट्यूब पे लाइव नहीं बे, ईआरपी पे लाइव। वंस सिस्टम इज कॉन्फ़िगर कर दिया, टेस्ट कर दिया और एम्प्लॉय को ट्रेन कर दिया, यानी 3 काम हमने जब कर दिए इम्प्लीमेंट करने के बाद। कॉन्फ़िगर यानी इम्प्लीमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गई है और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दिया है। अब ये क्या काम है, अब भाई लाइव चले जाओ, कंपनी का मेन काम करो जिसके लिए लगाया गया है। नेक्स्ट स्टेप है ऑन गोइंग सपोर्ट। दिस इंक्लूड अपग्रेड टू योर सिस्टम एंड जनरल, यानी कि हर साल जो भी जनरल मेंटेनेंस होती है, अपग्रेडेशन अगर कोई आती है। अपग्रेडेशन की बात करूँ ना, जैसे देखो ईआरपी में क्या होगा ना, अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि टैली नहीं होगा, टैली की तरह इनका सॉफ्टवेयर होगा जिस पे आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं। तो अकाउंटिंग में देखो जीएसटी भी आता है, जीएसटी का रेट और जीएसटी का लो हर साल चेंज होता रहता है। तो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या महीने के बाद भी जैसे ही जीएसटी का लो चेंज हुआ तो हमें ईआरपी का अकाउंटिंग और टैक्सेशन वाला पार्ट जो है वो भी अपडेट करना पड़ेगा, जिससे जो भी चेंजेज आएँ वो भी इसमें आ जाएँ। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी। ये क्या है एक बार देख लेते हैं। हमें सबसे पहले कंपनी की नीड देखनी है, उसके बाद एक टीम को हायर करना है जिससे वो हमें गाइडेंस दे सकें, और हमें स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर के सिस्टम का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद हमें अपने एम्प्लॉय को, अपनी टीम को तैयार करना है ईआरपी के लिए, प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमें डाटा को एनालाइज करके कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम के लिए, तब हमें ईआरपी को इम्प्लीमेंट कर देना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें टेस्टिंग करनी है कि भाई जैसा हमने सोचा था, जैसा कंपनी ने बताया था वो वैसे ही काम कर रहा है या नहीं। टेस्ट करने के बाद हमें ट्रेनिंग देनी होगी अपने एम्प्लॉय को, और ट्रेनिंग देने के बाद हम लाइव जा सकते हैं, मेन काम कर सकते हैं, और हमें बाद में ऑन गोइंग सपोर्ट जो है मिलता रहेगा। तो ये इसके 10 स्टेप्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 8 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा, तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन सेलेक्टिंग ऑन ईआरपी वेंडर, यानी हमें किस सेलर से ईआरपी लेना चाहिए, उसके लिए हमें कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। यानी देखो ईआरपी माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है ना, और ओरेकल का भी आता है। ओरेकल का आपने नाम सुना होगा, जिसका जावा है, जावा भी ओरेकल कंपनी का है। तो 4 कंपनी का ये आता है, बड़ी जो ईआरपी आती हैं। लेकिन हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, किस वेंडर का हमें लेना है, उसके फीचर हमें देखने होंगे। तो देखो ईआरपी से पहले अगर हम फ़ोन की बात करें तो अपना बजट देखेंगे और अपना रिक्वायरमेंट देखेंगे। देखो पहले हमने बात करा 6 GB रैम और 64 का। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट मुझे लग रहा है कि मुझे भाई 4 GB रैम है ना और 64 में लेना है,
ठीक है। तो मुझे क्या काम करना होगा, मैं इस रेंज में देखूंगा, फिर मैं नीड देख ली, उसके बाद मैं देखूंगा मेरा बजट कितना, मेरा बजट 10,000 है, 20,000 है या 50,000 है, तो मुझे अपना बजट भी देखना होगा। अगर मेरा बजट भाई 10,000 रुपये है और एक फ़ोन सेम कन्फिग्रेशन में आ रहा है एप्पल का, वो है 50,000 का, सैमसंग का आ रहा है 464 में, वो है 20,000 का, MI का आ रहा है 10,000 का 464 में। अगर मेरा बजट 10,000 है तो ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। मुझे सिर्फ क्या करना है, MI का ले लेना है भाई, काम ये भी इतना ही करेगा, ठीक ठाक चलता है ना, और मेरी नीड के अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है, जल्दी ख़राब हो जाता है ये 1-2 साल में, तो मैं बाद में चेंज कर लूँगा जैसे मेरे पास क्या आ जाएगा, पैसा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ERP का भी इवैल्यूएशन करेंगे कि कौन से वेंडर, जैसे यहाँ पे MI, आईफोन, एप्पल और सैमसंग का था ना, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। ERP इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व वेरी हाई कॉस्ट, वी नीड टू कंपेयर द कॉस्ट। यानी ERP को इम्प्लीमेंट करने में भाई कॉस्ट तो लगती है लाखों करोड़ों रुपए, कंपनी के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। तो हमें देखना होगा, कंपेयर करना होगा कि भाई किस कंपनी की इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कम है विद बेस्ट सर्विस। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, डज द ERP फुलफिल योर बिजनेस नीड। तो हमें देखना है कि फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में कि ये हमारे बिजनेस की जो भी नीड थी उसको फुलफिल कर रहा है ना। तो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन मस्ट बी एज पर बिजनेस नीड। तो जैसा हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस की नीड के अनुसार ये होनी चाहिए स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब है कन्फिग्रेशन, जैसे यहाँ 464 थी ना, उसके अकॉर्डिंग कि ये कौन कौन से मॉड्यूल, बिजनेस मॉड्यूल यानी कि सेल, मार्केटिंग, से प्रोडक्शन, HR, कौन कौन से सपोर्ट करता है जो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हैं। टाइम टू इम्प्लीमेंट, यानी हमें देखना है हम ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, यानी मैं अभी कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये भी सजेशन लेनी है कि भाई मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, और हमें ये देखना है कि जो हमारा वेंडर है वो कितना एक्सपीरियंस है, कितने प्रोजेक्ट उसके रन कर रहे हैं मार्केट में, और कितनों का सक्सेसफुल रेट है। यानी बिल इम्प्लीमेंटेशन बी क्विक, यानी कितने टाइम में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, 4 दिन में, 1 दिन में, आधा घंटे में, या 1 साल लगाएगा या 2 महीने लगाएगा। इफ़ेक्टिव पेनलेस, यानी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इम्प्लीमेंटेशन होने से, हमारा जो काम है ना, जो चल रहा है वो सिर्फ 2 दिन के लिए ख़राब होगा, 1 दिन के लिए होगा, तो हमें उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। चेक योर ERP प्रोवाइडर्स इम्प्लीमेंटेशन रिकॉर्ड, यानी कि हमें जो भी हमारा ERP प्रोवाइडर है ना, उसका रिकॉर्ड देखना होगा कि इन्होंने अब तक जितनी भी कंपनी में किया है ERP को इंस्टॉल, कितने टाइम में किया है, और उन कंपनी का कितना काम अफेक्ट हुआ था इसकी वजह से, हमें ये देखना है। टाइम टू इम्प्लीमेंट, यानी कितना टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने में। उसके बाद देखना फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टम स्क्रीन, मेन्यू ऑप्शन, डाटा एक्सेस ऑप्शन एंड रिपोर्टिंग टूल्स। ये कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि भाई इसमें हम कस्टम स्क्रीन यानी थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन हो सके, मेन्यू ऑप्शन यानी क्या क्या ऑप्शन किस चीज़ के लिए आएंगे वो हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें। यानी हमें मार्केटिंग के लिए इसमें 4 स्टैंडर्ड हैं तो हमें 8-10 भी कर सकते हैं, यानी ये वाले फंक्शनल भी हैं। चेंज करने में इजी है, यानी कि अगर हम बाद में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि कुछ और इसमें ऐड कराना चाहते हैं कोई और मॉड्यूल, तो उसमें ये वेंडर कितने पैसे लेगा, सैमसंग कितने लेगा, या सैमसंग तो मोबाइल की बात थी, यानी कि ओरेकल कितने लेगा, माइक्रोसॉफ्ट कितने लेगा, इन्फोर कितने लेगा। या फिर हम एक होती है एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी भी फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएगी। जैसे कि अगर हमने स्टार्टिंग में लिया कि भाई हमें हमारे 10 लाख यूजर हैं तो हमें उनके लिए चाहिए, और हमें 2 साल बाद हमारे यूजर हो गए 1 करोड़, तो हमें उस समय एक्सटेंड यानी एक्सटेंसिबिलिटी कराना होगा, तो कितने पैसे लगेंगे उस टाइम पे, ये भी हमें देखना होगा। तो फ्रेंड्स इसमें ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, और आगे का जो टॉपिक है ना हम पार्ट 2 में कवर करते हैं। तो आधे घंटे के लगभग और वीडियो बनेगी, तो आप 1 घंटे में चैप्टर कवर कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने अब अभी तक कवर किया है एंटरप्राइज का मीनिंग, यानी ये ऑल बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करता है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है इजी एक्सेस टू डाटा, पेपर वर्क को एलिमिनेट करता है, प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करेगा, सभी तरह के बिजनेस को ये सपोर्ट कर सकता है। बेनिफिट है यूजर फ्रेंडली है और इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड वे में मिल जाती है, रिपोर्टिंग ईजिली कर सकता है जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा,
इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस बिजनेस की बढ़ जाएगी, ट्रेनिंग कॉस्ट कम है। और फ्रेंड्स अभी हमने स्टेप्स देखे इम्प्लीमेंटेशन के। पहले कंपनी की नीड देखनी है, फिर एक टीम को, स्पेशलिस्ट को हायर करना है, सिलेक्शन करना है सिस्टम का, और एम्प्लॉय को अपनी प्रिपेयर करना है ईआरपी के लिए। उसके बाद डाटा को प्रिपेयर करना है, एनालाइज करके कन्वर्ट कर देना है न्यू सिस्टम के लिए। उसके बाद ईआरपी को इम्प्लीमेंट कर देना है। तब हमें करना होगा टेस्टिंग कि बताए गए काम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद अपने एम्प्लॉय को देना है ट्रेनिंग। उसके बाद हमें कॉन्फ़िगर, टेस्टेड और ट्रेनिंग देने के बाद हमें लाइव चला जाना, यानी कंपनी का मेन काम करना है। उसके बाद हमें इसके लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें जब वेंडर सेलेक्ट करना है तो हमें देखना है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट चेक करनी है, और स्पेसिफिकेशन यानी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, टाइम टू इम्प्लीमेंट देखना है कितने टाइम में इम्प्लीमेंट होगा, जिससे हमारा जो काम चल रहा है वो ज़्यादा देर अफेक्ट ना हो। फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी यानी कितना हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, और कितनी जल्दी हम डाटा एक्सेस कर पाते हैं, इस चीज़ को देखेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जय हिंद, मिलते हैं पार्ट 2 में।